हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शशांक मिश्रा एजुकेशनल टूर। प्लीज़ मेरे दोस्तों, मैं यहां पे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस चैनल पे आप अगर नए हो तो इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं वीडियोज़ डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि मैं स्टार्ट किया हूँ चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 12 का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसका प्रीवियस वीडियोस भी है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसमें कुछ वीडियोस डाल दूंगा, जैसे एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी मैंने पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टॉक और फ्लोज, स्टॉक एंड फ्लोज, ठीक है। तो जल्दी से मैं शुरुआत करता हूँ बिना कोई देरी किए हुए आप लोगों को। कैपिटल, इनकम, मनी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आर द वाइडली यूज टर्म्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम इन सभी टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर स्टॉक कॉन्सेप्ट वाइल अदर्स आर फ्लो कॉन्सेप्ट। इन सभी में कुछ स्टॉक कॉन्सेप्ट हैं और कुछ कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो फ्लो टाइप्स के हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या हैं, तो जल्दी से लेट्स अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। इनकी मीनिंग को जल्दी से समझते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जानना किसके बारे में, स्टॉक के बारे में, कि स्टॉक क्या होता है। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हमेशा नहीं, ये कंटिन्यूसली नहीं चलेगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम किसी चीज़ की जो क्वांटिटी जानते हैं, मेज़र करते हैं, वही हमारा स्टॉक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ऑन January 1st 2020 देयर में बी 10,000 इन योर बैंक अकाउंट। मतलब आपने एट रैंडम देखा तो 1 जनवरी 2020 को आपके बैंक अकाउंट में कितना था, 10,000 रुपये था, ठीक है। ऑन January 10 2020 देयर में बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। और जब 20 तारीख को देखा तो वो क्या रेट था, उस वक्त आपके बैंक में 20,000 था, ठीक है। तो ये स्टॉक, मतलब जब आपने देखा उस टाइम कितना पड़ा था, ये वही है। इससे इसका कोई भी कंटिन्यूटी से मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी आप देखते हो या पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं फ्लो के, आगे थोड़ा और जानते हैं। ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। वो सभी चीज़ें, वो सारे वैल्यूज जो कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। और स्टॉक वेरिएबल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैपिटल और जो क्वांटिटी ऑफ मनी है। जैसे अभी मैंने बात किया बैंक में 10 या 20 हज़ार रुपये थे, या हमारे हाथ में कितने पैसे हैं, वो सब क्या कहलाएगा, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। या हमने बिजनेस में 50,000 रुपये डाले, वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या कहलाएगा, वन टाइम है, स्टॉक है ना। तो वो कोई ऐसा तो नहीं कि फ्लो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो वन टाइम है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा। आगे जानते हैं मीनिंग ऑफ फ्लो के बारे में। अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या क्वांटिटी मेजर करते हैं किसी चीज़ की, वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगी, ठीक है। जैसे यू मे बी गेटिंग 600 रुपीज़ पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस। आपको जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि आपको 600 रुपया पर महीने का पॉकेट अलाउंस मिल रहा है, या यू मे बी स्पेंडिंग ₹20 एवरी डे इन अ कैंटीन, या आप 20 रुपये पर डे का कैंटीन में खर्चा कर रहे हो। फिर या यू मे बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट्स, या फिर आपको 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है किस पे, आपके बैंक डिपॉजिट्स पे। ऑल दीज वैल्यूज या क्वांटिटीज आर फ्लोज एज दीज आर मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, एन आवर, अ डे, अ मंथ, एन ईयर। जैसे जितने भी कॉन्सेप्ट की हमने ऊपर बात की है, ठीक है, कि आपको 600 रुपये पर मंथ मिल रहा है, या फिर 20 रुपये आप एवरीडे कैंटीन में खर्चा कर रहे हो, या आपको 8% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए, समझने की बात है, ये वो सब चीज़ें नहीं है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है ना, ये किसी स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रही है। मतलब ये हमेशा हो रहा है, इसमें कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं। कैसी कंटिन्यूटी है, ये किसी घंटों में हो रहा है, किसी दिन में हो रहा है, किसी मंथ में ये रिपीट कर रहा है, किसी ईयर में हो रहा है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ये हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये रुका हुआ नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। इसके कुछ और एग्जांपल भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इनकम। देखिए इनकम क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरे टाइम एक ही बार इनकम आता है, आपको पर मंथ आता है, पर ईयर आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी कंटिन्यूटी होने वाली चीज़ है। प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एंड इंटरेस्ट आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। इंटरेस्ट भी है, या आप देते हो या आप पाते हो, तो वो फ्लो चलता है, वो पर मंथ चलने वाला है, पर ईयर चलने वाला है, पर थर्ड मंथ चलने वाला। वो कहीं ना कहीं एक फिक्स क्वार्टर ऑफ टाइम के बाद, फिक्स पीरियड के बाद, क्वार्टर है या फिर 6 मंथ के है, जब भी है वो होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको और समराइज कर देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल भी बता देता हूँ स्टॉक और फ्लो का। अब स्टॉक में हमने क्या समझा था, स्टॉक में क्या क्या एग्जांपल आएगा, जैसे वेल्थ हुआ, लेबर फोर्स हुआ, कैपिटल हुआ, और फ्लो में क्या आ गया, इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी आ गया, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज करती रहती हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करूँ तो, अगर मैं स्टॉक और स्टॉक फ्लो के डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो, स्टॉक जो है वो कोई टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है ना। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में देखा किसी 10 तारीख को, तो आपके अकाउंट में 15,000 रुपये थे। बट ये जो फ्लो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो टाइम डायमेंशनल है, मतलब वो पर आवर, पर मंथ, पर ईयर होता रहेगा, ठीक है। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं कि जो मेन चीज़ है, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं, हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए है तो 4 सेक्टर, लेकिन हमारे 12th के सीबीएसई में हमें सिर्फ 2 ही सेक्टर का पढ़ना है, ठीक है। फिर भी हम डिस्कस चारों का करेंगे। पहला क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहला आता है किसका, हाउस होल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कंज्यूमर्स होंगे, किस चीज़ के कंज्यूमर्स होंगे, जो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड्स आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके भी ओनर्स कौन हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं, शायद आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा क्लास 11th में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहला क्या है, लैंड, ठीक है। दूसरा क्या है, लेबर। तीसरा क्या है, कैपिटल। चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ये चारों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है इन्हें हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बदले में इनको जो पैसा मिलता है, मतलब जो भी कुछ मिलता है इनको बदले में, जैसे कि लैंड है, लैंड के बदले में उसे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो लेबर है उसको उसके बदले क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल के बदले में उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क ले रहा है, उसके बदले उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये जो सर्कुलेट होते हैं, इनकी जो सर्विसेज दी जाती है उसे फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। बदले में इनको जो पेमेंट मिलता है, जो कुछ इनको मिल रहा है काम के बदले, वो क्या होगा, वो फैक्टर पेमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, कहीं अगर मैं यूज़ करूँ फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर। अभी प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म्स इन द इकोनॉमी। हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, फर्म्स हैं इकोनॉमी में, उनके बारे में बात करें, ठीक है। उसमें सारे सब प्रोड्यूसर्स आते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म्स हायर परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होगा, तो फर्म क्या करेगी, या तो हायर करेगी या तो परचेज कर लेंगे। किसको परचेज करेंगे, फर्म्स परचेज करेंगे या हायर करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, मतलब वो फैक्टर जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रीनल स्किल्स फ्रॉम द हाउस होल्ड्स। और ये कहाँ से करते हैं, ये हाउस होल्ड से करते हैं, ठीक है। बदले में ये जो हाउस होल्ड्स को पेमेंट देते हैं उसे क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। जो सर्विसेज लेते हैं वो फैक्टर सर्विसेज कहलाती हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। आगे आते हैं, तीसरा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट जो होती है हमारी, हम उसको 2 सेगमेंट में लेते हैं। पहला क्या, गवर्नमेंट एज वेलफेयर एजेंसी, गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। जैसे गवर्नमेंट को हम वेलफेयर एजेंसी के रूप में भी मानते हैं और प्रोड्यूसर के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी कराती है, कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज है। और वो वेलफेयर एजेंसी इसलिए क्योंकि उनका प्रोडक्शन प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ठीक है, बहुत कम कॉस्ट का होता है, उनका सिर्फ क्या होता है, लोगों को सुविधा देना होता है। आगे क्या है, जो 4th पिलर है किसका, इकोनॉमी का, वो क्या है, द एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये वो हैं जो इन तीनों के बियॉन्ड है,
कौन है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमारी जो इकोनॉमी उसके अलावा जो है। इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें किस चीज़ का रिलेशन होता है? एक्सपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट करना या फिर गुड्स का इम्पोर्ट करना। एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब किस चीज़ का फ्लो? कैपिटल का। कैपिटल का फ्लो कहाँ कहाँ कहाँ, किसके किसके बीच? कैपिटल का फ्लो डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी अपने इकोनॉमी, और हम भी जो कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे किसको करेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके बीच का जो फ्लो होगा। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बता दिया, समझा दिया कि 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट था एक्सटर्नल सेक्टर। अब आगे हम कुछ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्या है? इंटरसेक्टोरियल फ्लोज। अब ये इंटरसेक्टोरियल फ्लोज क्या होता है? अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर इन वन वे और द अदर। जैसे मैंने अभी बात किया ना चारों सेक्टर का, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, ये चारों सेक्टर कहीं न कहीं एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है। देखिए ये निर्भरता कैसे होती है? जैसे मान ली एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, स्टूडेंट टीचर पर निर्भर है, टीचर स्टूडेंट पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं वो निर्भरता है ना। ठीक, तो ऐसे ही इकोनॉमी भी ये चारों एक दूसरे पर निर्भर है। अभी कैसे निर्भर है, कैसे इन दोनों का, इन लोगों का आपस का इंटरडिपेंडेंस है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। मतलब इनकी इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पर ही क्या कहलाती है? इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस कहलाती है। द हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हाउस होल्ड है वो किस पर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन, क्योंकि इन लोगों के कंजम्पशन करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए मार्केट में, उसे कौन देता है? वो प्रोड्यूसर ही तो देते हैं। तो हाउस होल्ड इन सब चीज़ों के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। अब प्रोड्यूसर किस पे डिपेंडेंट है? द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड्स फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब इनको प्रोड्यूसर तो करेगा नहीं, तो वो कुछ लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, एंटरप्रेन्योर्स हुए, तो उनके माध्यम से वो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो इन्हें ही फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट है कि हाउस होल्ड से हमें ये चीज़ें मिलेंगी तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन करवाएंगे। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कम्स थ्रू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स। अब जैसे गुड्स बन गए हैं तो सिर्फ एक ही कंट्री के पास, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक कंट्री के पास एक चीज़ की मान लीजिए अधिकता है तो दूसरे के पास कमी होगी, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में क्या जो प्रोड्यूस होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसे वो क्या करने सेल कर देते हैं। तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है किसका? गुड्स का। तो ये इनका डिपेंडेंस है प्रोड्यूसर सेक्टर का रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड्स में या एक्सटर्नल सेक्टर में। अब आगे आते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या है? डिपेंडेंट है हाउस होल्ड्स पे भी और प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी। किस चीज़ के लिए? इनके टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी। इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये जो इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस इन लोगों का, इससे क्या नाम है, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के इकोनॉमी में। अब तब इसमें जब इकोनॉमी में फ्लो होता है दो जगह, तो इसमें दो नया कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक आता है रियल फ्लोज और एक होता है मनी फ्लोज। तो जो इंटरसेक्टोरल जो डिपेंडेंस है, इसमें ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं डिपेंडेंसी के, एक रियल फ्लोज के और एक मनी फ्लोज के। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। रियल फ्लोज रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो क्या करता है, वो चीज़ें कि बताता है हमें कि फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का क्या फ्लो होगा डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में। हम यहाँ क्या सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे एग्जांपल समझते हैं। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं वो क्या करें, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को देते हैं ताकि वो प्रोडक्शन करेंगे।
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करने में, वो किस चीज़ का फ्लो करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड सेक्टर को दे देते हैं। इस प्रकार इन दोनों लोग का क्या हुआ, इंटर डिपेंडेंस भी हो गया एक दूसरे पर, और ये हो गया रियल फ्लो भी हो गया कि कोई चीज़ें रियल में फ्लो कर रही हैं। अब हम आगे जानते हैं मनी फ्लो क्या है। मनी फ्लोज रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा दोनों में। हमने पढ़ा था रियल फ्लोज में, रियल फ्लोज में क्या हुआ था फ्लो, रियल फ्लोज में जो हमने पढ़ा था उसमें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हुआ था, किसमें, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में हुआ था। लेकिन मनी फ्लोज में क्या हुआ, इसमें भी फ्लोज हो रहे हैं किसके, लेकिन इसमें मनी हो रहा है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। अब जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर हैं, उन्होंने जब फैक्टर सर्विसेज दिए हैं तो उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द मनी फ्लोज, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है जो काम करवाएंगे तो क्या पेमेंट नहीं करेंगे, तो उन्हें फैक्टर पेमेंट कहते हैं, फ्री में तो काम करवाएंगे नहीं, तो वो मनी फ्लोज होगा। एंड फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जो पैसे आएंगे तो उससे वो क्या ना, मैं सामान में बाजार में क्या पैसा दे के सामान खरीद लेंगे, तो वो पैसा फिर किसके पास चल जाएगा, फिर प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ द मनी फ्लोज। तो ये मनी फ्लो का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज भी करूँगा, ख़त्म भी करूँगा, तो इसको बस जल्दी से मैं समझा देता हूँ। जो हमने ऊपर पढ़ा है ठीक वही चीज़ है ये क्या कह रहा है, मनी फ्लोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द रियल फ्लोज। कह रहा है मनी फ्लो जो है वो रेसिप्रोकल है किस चीज़ का, रियल फ्लो का। वो कैसे है थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ रियल फ्लो की, ठीक है। अब रियल फ्लो में क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ देते हैं, क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अभी फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया। अब प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म की बात करें, प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब या जो फर्म जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो बदले में चूंकि इंटरडिपेंडेंस है तो उनको भी कुछ देना ही होगा, तो वो बदले में कहते हैं गुड्स प्रोड्यूस करके देती हैं या फिर सेल करके देती हैं, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, मतलब जो हम लोग गुड्स यूज़ करते हैं मार्केट में। अब फिर इसमें क्या होता है, अब मनी फ्लोज इसमें आ जाता है। अब मनी फ्लोज एकदम इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, इनको अभी गुड्स प्रोड्यूस होकर मिला था तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड किया, खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया किस पे, परचेज ऑफ द गुड्स पे, गुड्स पे खरीदने के लिए। तो ये पैसा किसके पास चला गया, प्रोड्यूसर के पास चला गया, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर थे उन्होंने पेमेंट किया था, भाई लैंड, लेबर, कैपिटल वाले हैं तो लैंड के बदले उन्होंने रेंट दिया होगा, ठीक है, जो लैंड पे वो काम कर रहे होंगे, प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और उसके बाद जो लेबर था उनको उन्होंने वेजेस दिया होगा, ठीक है। उसके बाद जिसने कैपिटल लगाया होगा उसको उसका क्या मिला होगा, उसको कुछ प्रॉफिट मिला होगा, कुछ फ़ायदा मिला होगा ना, कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। जो कैपिटल लगाता है पैसा का उसको इंटरेस्ट मिला होगा, और जिसने सारा रिस्क लिया था, एंटरप्रेन्योरशिप अपने लगाया था, उसको प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना पेमेंट किया, उन्होंने पेमेंट किया। तो प्रोड्यूसर ने क्या पेमेंट किया, फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट किया, और हाउस होल्ड ने किस चीज़ का पेमेंट किया, गुड्स परचेज करके किया, ठीक है। तो ये जो है था मनी फ्लोज और रेसिप्रोकल था किसके, रियल फ्लोज के। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया, और मैं अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो हम अपने अगले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम का और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स का, मैं उस पर बनाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।